चलिए, CSS इंट्रोडक्शन. CSS is a language we use to style a web page. What is CSS? CSS stands for Cascading Style Sheets. अब कैस्केडिंग क्या होता है, तो जब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा तब आपको इसके बारे में क्लैरिटी मिलेगा. CSS describe how HTML elements are to be displayed on a screen, paper or in other media. अदर मीडिया से हमारा मतलब क्या है? लेट्स से आपने कोई वेबसाइट बनाया, बनाने के बाद अगर कोई इस वेबसाइट को प्रिंट करना चाहता है तो पेपर के ऊपर हम उसमें क्या क्या चेंजेस करने वाले हैं. अदर मीडिया से मतलब हमारा ये है कि टैबलेट, मोबाइल, लैपटॉप, अल्ट्रा HD हाई डेफिनेशन वाले टीवी होते हैं, उसके ऊपर किस तरह से डिस्प्ले होगा हमारा रिजल्ट. एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि ये हमारे पास अरीना PV, ये हमारे पास एक डोमेन है. तो ये डेस्कटॉप या लैपटॉप पर कुछ इस तरह से दिखाई देता है और मोबाइल स्क्रीन पर इसका व्यू जो है वो चेंज हो जाता है. ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अदर मीडिया कि मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप, हाई डेफिनेशन टीवी स्क्रीन्स, तो किस तरह से आपको विजिबल होंगी चीज़ें. CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at once. इसको भी हम लोगों ने प्रैक्टिकली ट्राई करके देखा हुआ है कि किस तरह से हम लोग एक एक्सटर्नल फाइल में चेंज करते हैं और या इंटरनल में आप चेंज करते हैं तो एंटायर एलिमेंट्स आपके अपडेट हो जाते हैं. एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स आर स्टोर्ड इन CSS फाइल. अब एक्सटर्नल में जैसे मान लीजिए आपने कोई डिज़ाइन बनाया, डिज़ाइन बनाने के बाद आपने उस CSS को पेज के बाहर एक style.css फाइल में अगर स्टोर करना है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट. बेनिफिट क्या होता है कि भाई आप वही सेम फाइल मल्टीपल वेब पेजेस में एसोसिएट कर सकते हो. ठीक है, ये आपको उसका बेनिफिट मिलेगा. तो so why use CSS? CSS is used to define styles for your web pages, including the design, layout and variations in display for different devices and screen sizes. So CSS को लिखने का तरीका क्या होता है? देखिए, अगर हम स्टाइल टैग में या एक्सटर्नल फाइल में डायरेक्ट एलिमेंट के नेम को टारगेट करते हैं तो इस तरह से जो CSS लिखा जाता है इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट सेलेक्टर. यानी कि आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि बॉडी एलिमेंट है डायरेक्ट, तो जो भी मैंने स्टाइल लिखा होगा वो बॉडी पर डायरेक्ट पॉइंट होगा. या हेडिंग में अगर हमने अलाइनमेंट, सेंटर और कलर वाइट किया है तो डायरेक्ट H1 टैग में आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे. इन द सेम वे पैराग्राफ. सो CSS solved a big problem. HTML was never intended to contain tags for formatting a web page. HTML was created to describe the content of a web page like this is a heading, this is a paragraph. But फिर भी HTML में लिटिल बिट ना हैंडलिंग आपको दी गई थी. जैसे H1 हमें याद होगा तो अलाइन एट्रीब्यूट आता है और उसमें हम लोग लेफ्ट, सेंटर, राइट कर सकते हैं. इसी तरह से पैराग्राफ के अंदर भी हैंडलिंग आती है लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई. बट जब हम लोग कोई वेब प्रोजेक्ट बनाने की बात करते हैं तो हम लोग एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं. सब कुछ कंट्रोल कहाँ से होगा? CSS के थ्रू. ठीक है. So when tags like font and color attributes were added to the HTML 3.2 specification, it started a nightmare for web developers. Development of large websites where fonts and color information were added to every single page become a long and expensive process. तो HTML की हम लोगों ने टाइमलाइन पढ़ी थी कि कौन कौन से वर्जन किस किस ईयर में रिलीज हुए थे. तो जब HTML का वर्जन 3.2 इंट्रोड्यूस हुआ तो क्या हुआ था कि फॉन्ट एलिमेंट ऐड किया गया जिसमें फेस, कलर और साइज में 3 एट्रीब्यूट्स मिलते हैं. राइट. अब क्या होता है कि अगर हम लोग उसका इस्तेमाल कर लें तो अगर एक छोटे से पीरियड के लिए देखा जाए तो काम हो जाता है, हमारा कलर वगैरह, फॉन्ट वगैरह सब चेंज हो जाते हैं. बट प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है कि आपने पूरी वेबसाइट मल्टी पेज की बना दी. अब क्लाइंट कहता है कि भाई चेंज कर दो, फॉन्ट्स अच्छा नहीं लग रहा, और उसके लिए कहना आसान है. अब आप ये सोचो कि एक पेज को बनाने में सो मैनी पैराग्राफ्स और हेडिंग्स होते हैं, तो कितने बार हमें चेंज करना पड़ेगा. और वैसे न जाने कितने पेज होंगे वेबसाइट के अंदर. तो यानी कि उसने बोला सिर्फ हेडिंग चेंज कर दो या फॉन्ट का फेस चेंज कर दो या कलर चेंज कर दो, लेकिन आपके लिए एक बहुत ही लंबा टाइम टेकन प्रोसेस हो गया. उसी को कंट्रोल करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था CSS.
CSS में ये काम आप एक जगह चेंज करो सभी जगह पर ऑटोमेटिकली हो जाता है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम क्रिएटेड CSS. CSS removed the style formatting from the HTML पेज। यानी कि HTML में आपने जितने भी एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं फॉर्मेटिंग और स्टाइलिंग से रिलेटेड, जैसे कि फॉन्ट, जैसे कि अलाइनमेंट, ये आपने यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है। वो सारा काम किसके पास जाएगा? CSS के पास, कि बैकग्राउंड में कलर क्या होगा, टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होगा, उसका कलर क्या रखना है, फॉन्ट फैमिली क्या होगा, उसका साइज़ कितना होगा, ये सारे काम हम CSS में करेंगे। अब ऐसा नहीं कि HTML में हमने जितने भी एट्रीब्यूट्स पढ़े सब नल और वाइड हो गए, नो। अब जैसे फॉर्म एलिमेंट है, फॉर्म के अंदर हमने इनपुट्स टाइप पढ़े बहुत सारे, HTML4 के भी और 5 के भी। तो उसमें ID होता है, नेम होता है, प्लेस होल्डर होता है, रिक्वायर्ड होता है, पैटर्न होता है, तो वो रिप्लेस नहीं होंगे CSS से। CSS से सिर्फ और सिर्फ क्या रिप्लेस होगा? स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग। ये ध्यान रखना, इंटरव्यू क्वेश्चन है ये, ठीक है। So CSS saves a lot of work. The style definitions are normally saved in external .css file extension. With an external style sheet file, you can change the look of an entire website by changing in just one file. A CSS rule consists of a selector and a declaration block. Selector जैसे कि body क्या है, selector हो गया हमारा, तो body में डायरेक्ट चेंज हो जाएगा। बट आपने पढ़ा हुआ है मेरे थ्रू कि हम डॉट से भी कोई क्लास बनाते हैं, तो डॉट से जो क्लास आप बनाते हो तो उसको क्लास एट्रीब्यूट में पॉइंट करना होता है। बट अगर एलिमेंट सेलेक्टर का इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा? क्लास डायरेक्ट इंप्लीमेंट हो जाता है, आपको उसको बताना नहीं है कि क्लास इक्वल टू, समझ जाओगे अभी आप। सिंटैक्स की बात करेंगे। CSS रूल कंसिस्ट ऑफ अ सेलेक्टर एंड अ डिक्लेरेशन ब्लॉक। सेलेक्टर क्या है? हेडिंग H1। अब डिक्लेरेशन क्या हो सकती है? जैसे कि डिक्लेरेशन दो चीज़ों से मिलके बनता है, प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। तो कलर इज अ प्रॉपर्टी विच इज़ प्री डिफाइंड, एंड वैल्यू जो आपकी चॉइस है 16.7 मिलियंस कलर में आप क्या डालना चाहते हो। यहाँ पर क्या क्या एक्सेप्टेबल है? आप कलर के कोड और कलर का नेम दोनों चीज़ें ट्राई कर सकते हो। अगर नेम के अकॉर्डिंग जाओगे तो एक रिवीजन बता देता हूँ, 140 कलर नेम आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। और CSS अब स्टार्ट हो चुका है तो 16.7 मिलियंस कलर हम लोग ट्राई कर सकते हैं। बट यही काम अगर हम HTML में करते हैं कलर इक्वल टू, तो 216 वेब कलर के कोड ही आप चला सकते हो। नेक्स्ट आता है फॉन्ट साइज। CSS में हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब कोई प्रॉपर्टी आप डिफाइन करोगे और उस प्रॉपर्टी में दो वर्ड आ जाएंगे जैसे कि फॉन्ट एंड साइज, तो स्पेस नहीं होगा, उसकी जगह क्या लेगा? स्पेस की जगह हाइफन, ठीक है। और HTML में आपको याद होगा जब हम लोग फॉन्ट एलिमेंट में साइज पास करते थे तो वहाँ पर हम लोग यूनिट नहीं लिखते थे, पिक्सल, सेंटीमीटर, इंचेस, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर कॉलन का यूज़ करना। दूसरा, जो भी आप यूनिट पास करेंगे उसके आगे उस मेजरमेंट यूनिट भी लिखेंगे, पिक्सल, सेंटीमीटर, इंचेस। HTML में ये सब नहीं करना होता हमें, HTML में सिर्फ एक ही यूनिट लिखना पड़ता है विच इज़ %, है ना। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सिंटैक्स को समझ लेते हैं। द सेलेक्टर पॉइंट्स टू द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल। जैसे H1, अब H1 एक हो या कितने भी हो, बट मैंने आपको क्या पढ़ा है, H1 एक ही होना चाहिए SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से। द डिक्लेरेशन ब्लॉक कंटेन्स वन और मोर डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। भाई हम H1 में दो प्रॉपर्टी दे रहे हैं, वन इज कलर एंड सेकेंड इज फॉन्ट साइज। तो जितने भी आपको प्रॉपर्टी लिखने हैं तो सेमीकोलन से लाइन टर्मिनेट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाएगी, फिर सेमीकोलन, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। जैसे और क्या डाल सकते हो, भाई मेरे को इसके अंदर फॉन्ट फैमिली भी ऐड करना है, तो आप क्या लिखेंगे? सेमीकोलन के बाद स्पेस फॉन्ट फैमिली। मल्टीपल चीज़ें चला सकते हैं, एक लाइन में भी लिख सकते हैं या फिर करली ब्रेसेस के बाद एंटर लगा के हम लोग अलग अलग लाइन में भी इस तरह से लिख सकते हैं। दोनों का जो रिजल्ट होगा वो सेम ही होगा। ईच डिक्लेरेशन इंक्लूड्स अ CSS प्रॉपर्टी नेम and a value separated by a column. Multiple CSS declarations are separated with semicolons and declaration block are surrounded with by curly braces, यानी कि ये वाला पार्ट जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये curly braces के अंदर आप पास करेंगे यहाँ पर।
So in the example, all p elements will be center aligned with a red text color. अब देखो हमने यहाँ पर p सेलेक्टर का यूज किया है, p यानी कि पैराग्राफ। तो पेज में एक पैराग्राफ हो या अनेक पैराग्राफ हो, सभी में एक साथ चेंजेस होगा। तो हमने यहाँ पर दो पैराग्राफ लिए, दोनों में क्या दिखाई देता है प्रॉपर्टी, कलर रेड, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर। एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर देते हैं आपके लिए, वैसे आप ऑलरेडी जानते ही हैं इस चीज़ को। P इज अ सेलेक्टर इन CSS, इट पॉइंट्स टू द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल पैराग्राफ। कलर इज अ प्रॉपर्टी एंड रेड इज द प्रॉपर्टी वैल्यू। टेक्स्ट लाइन अगेन इज अ प्रॉपर्टी एंड सेंटर इज द प्रॉपर्टी वैल्यू। तो जो मैंने एट्रीब्यूट में आपको पढ़ाया था अलाइनमेंट, तो यहाँ पर भी सेम रहेंगे, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। तो पहले हम एट्रीब्यूट इक्वल टू लिख रहे थे, अब आप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट प्रॉपर्टी वैल्यू को पास करोगे, बट विदाउट इन्वर्टेड कोट। यहाँ इन्वर्टेड कोट नहीं आएगा। अभी जैसे आप लोग बिगिनर हो एकदम, तो आप लोग स्टार्टिंग में ये गलतियाँ कर सकते हो, कलर इक्वल टू लिख दोगे आप, तो नहीं चलेगा। सेमी कॉलन और कॉलन का ही इस्तेमाल करना है। सेमी कॉलन किसको बोलते हैं, इस पार्ट को, कॉलन किसको बोलते हैं, इस पार्ट को, जो डबल डॉट हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब बात करेंगे सेलेक्टर्स के बारे में। CSS selectors selects the HTML elements you want to style. CSS selectors are used to find or select the HTML elements you want to style. So we can divide CSS selector into 5 categories. अब selector की भी 5 categories मिलेंगी आपको। पहला ऑप्शन क्या है, सिंपल सेलेक्टर, मीन्स select elements based on name, ID और क्लास। अब नेम क्या हो सकता है, जैसे कि एलिमेंट का कोई भी नेम, ठीक है। आईडी जो हम लोग इक्वल टू डिफाइन करते हैं, आईडी इक्वल टू मैंने लिख दिया जैसे कि नैव या हेडर या फुटर, और क्लास इक्वल टू, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, आईडी, क्लास और नेम आप ऑलरेडी, मैं अभी डेमो देख ही चुके हो, जैसे पैराग्राफ या हेडिंग उस तरह से। फिर क्या आता है, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर। इसका मतलब सेलेक्ट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन देम, ठीक है। तो इसका डेमो आप देखो, समझ जाओगे। सूडो क्लास सेलेक्टर। सूडो क्लास हम लोगों ने कब पढ़ा था, जब मैंने आपको ए टैग के बारे में पढ़ाया था। ए टैग की 4 प्रॉपर्टीज होती है, लिंक, विजिटेड, होवर, एक्टिव, ठीक है। जिसमें हम लोग माउस ओवर करते हैं तो लिंक का कलर चेंज हो जाता है, प्रेस करते तो कलर डिफरेंट हो जाता है, डिफॉल्ट कलर ब्लू और अंडरलाइन आता है, वो मैंने आपको चेंज करना सिखाया था HTML के अंदर। तो उसको हम बोलते हैं सूडो क्लास सेलेक्टर। फिर आता है सूडो एलिमेंट सेलेक्टर, सेलेक्ट एंड स्टाइल अ पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। जैसे कि हेडिंग है, H1 को अगर मैं होवर लिख देता हूँ तो माउस का उस जाने पर कलर चेंज हो जाए हेडिंग का, या किसी डिव का कलर चेंज हो जाए। फिर क्या आता है लास्ट में, एट्रीब्यूट सेलेक्टर, सेलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन एन एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट वैल्यू। जैसे कि मान लो मुझे ऐसे ए टैग को टारगेट करना है जिसमें टारगेट इक्वल टू क्या लिखा है, ब्लैंक, या टारगेट इक्वल टू वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेल्फ। तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 आप सबके डेमो देखोगे। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर तो जिसमें आपका डायरेक्ट एलिमेंट का जिक्र हो। एलिमेंट यानी कि जितने भी नंबर ऑफ टैग्स हम लोग HTML में पढ़ गए हैं वो सब क्या है, एलिमेंट्स। द एलिमेंट सेलेक्टर सेलेक्ट्स HTML एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द एलिमेंट नेम। सो यहाँ पर जितने भी हमारे पैराग्राफ टैग होंगे, पैराग्राफ एलिमेंट होंगे, सभी सेंटर लाइन होंगे और कलर रेड होगा, आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से। फिर क्या है, CSS में आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर में आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप डिक्लेरेशन करेंगे तो हैशटैग का यूज होगा, ठीक है। द आईडी सेलेक्टर यूजेस द आईडी एट्रीब्यूट ऑफ एन HTML एलिमेंट टू सेलेक्ट अ स्पेसिफिक एलिमेंट। द आईडी ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिक विद इन अ पेज, so the ID selector is used to select one unique element. To select an element with a specific ID, write a hash character followed by the ID of the element. The CSS rule below will be applied to the HTML element with ID para 1. तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, ध्यान रखना है, अगर मैंने para 1 किसी एलिमेंट को असाइन कर दिया तो आप इसको किसी अदर एलिमेंट को असाइन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आईडी यूनिक होता है। तो एग्जांपल देखें आप, तो क्या है यहाँ पर, जैसे 2 पैराग्राफ हम लोग देख रहे हैं,
पैराग्राफ 1 एंड पैराग्राफ 2। हमने इस आईडी को इस पर पॉइंट किया है या माउंट किया है, तो आप देखेंगे सिर्फ इसके जो रिजल्ट्स हैं वो हेलो वर्ल्ड के ऊपर ही इफेक्टिव मिलेंगे आपको, ठीक है। बट इंस्टेड ऑफ दिस अगर मैंने यहाँ पर ओनली पी लिखा होता तब क्या होता, दोनों पर इफेक्टिव होता, क्योंकि फिर वो एलिमेंट सेलेक्टर बन जाता। बात करेंगे क्लास सेलेक्टर। अच्छा, उससे पहले एन आईडी नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, ये ध्यान रखना है, न्यूमेरिक बिगिनिंग कभी नहीं होगी। नंबर आप आईडी के अल्फ़ाबेट के बाद में लिख सकते हो, पहले नहीं, ठीक है। क्लास सेलेक्टर, द क्लास सेलेक्टर selects elements, HTML elements with a specific class attribute. To select elements with a specific class, write a period यानी कि फुल स्टॉप जिसको हम लोग बोलते हैं, करेक्टर आपने पुट करना है फॉलोड बाय द क्लास नेम। सो जैसे कि हमने यहाँ पर एक डिफाइन किया है डॉट सेंटर, तो इस डॉट सेंटर जैसे आईडी अप्लाई ऑटोमेटिक नहीं होगा, वैसे ये भी नहीं होगा जब तक कि आप इसको कहीं पॉइंट ना करके आओ। तो जैसे कि हमने यहाँ पर इस डॉट सेंटर क्लास को क्या किया, दो एलिमेंट पर पॉइंट किया, ठीक है। तो यहाँ सवाल आता है कि भाई यहाँ हम दो पर कर रहे हैं, वहाँ हम लोग एक पर ही करके आए थे आईडी में, क्योंकि आईडी यूनिक होता है। तो आईडी को क्या बोला जाता है, अगर हम लोग इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन समझे, आईडी कैन अप्लाई ओनली वन HTML एलिमेंट एंड क्लास कैन अप्लाई एनी HTML एलिमेंट। तो एनी से मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर H1 भी और P भी है, हमने दोनों को सेंटर किया और कलर भी चेंज किया। तो क्लास को आप मल्टीपल पर पॉइंट कर सकते हो, माउंट कर सकते हो, बट आईडी के केस में ऐसा नहीं करते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग यहाँ समझेंगे, यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई दैट ओनली स्पेसिफिक HTML एलिमेंट शुड बी अफेक्टेड बाई अ क्लास। तो जैसे कि इस एग्जांपल में सेंटर क्लास को मैंने दो एलिमेंट को ऑफर किया और दोनों पर ही इम्प्लीमेंट हो गया, बट आप चाहते हो कि सिर्फ पैराग्राफ पर हो तो वो भी किया जा सकता है। उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पैराग्राफ यानी कि एलिमेंट का नेम डॉट क्लास। अब इसका जो इफेक्टिवनेस है वो सिर्फ और सिर्फ पी एलिमेंट पर होगा, ना कि पैराग्राफ और हेडिंग दोनों पर। तो यहाँ एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, प्रेस करेंगे कंट्रोल यू, क्या दिखाई देता है, हमने देखो दोनों पर पॉइंट किया, बट वो अप्लाई किस पर हुआ, पी एलिमेंट के ऊपर। आउटपुट देखिए, है ना। इस बार हेडिंग पर हमारा नहीं होता, दिस हेडिंग विल नॉट बी अफेक्टेड बाय center class because of P element. HTML elements can also refer to more than one class. So in this example, P element will be styled according to the class center and the class large. क्या मतलब है, हम एक एलिमेंट पर दो CSS अप्लाई कर रहे हैं, करना पड़ता है, आगे जाकर आप दो क्या 10 भी अप्लाई करोगे, ठीक है, जैसे जैसे लेवल अप होगा। तो यहाँ पर हम नोटिस करेंगे हमने पैराग्राफ एलिमेंट के लिए दो क्लासेस बनाई है, वन इज सेंटर एंड अदर इज लार्ज। पहला वाला सेम है डिफ़ॉल्ट, सेकेंड वाले हमने क्या बोला, जो भी फॉन्ट साइज है वो अपने साइज का 300% हो जाए, ठीक है। तो कौन बताएगा, बॉडी में डिफ़ॉल्ट हमारा फॉन्ट साइज कितना होता है, 16 पिक्सल, है ना। तो यानी कि अगर मैं ये पी लार्ज की क्लास किसी पैराग्राफ पर डालूंगा तो ये उसका 300% हो जाएगा, यानी कि 48 पिक्सल हो गया, 3 टाइम, है ना। तो यहाँ पर देखो हमने हेडिंग और दोनों पैराग्राफ दोनों को टारगेट किया, लेकिन हमने क्या करा, यहाँ पर एक को सेंटर दिया, एक को सेंटर और लार्ज दोनों ऑफर किया। तो आप यहाँ आउटपुट में देख सकते हो ये वाला जो साइज़ है काफ़ी लार्जर आपको दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ लार्ज। तो क्या ध्यान रखना है कि जब हम लोग मल्टीपल क्लास को कॉल करें तो इन्वर्टेड कोट बहुत ज़रूरी है, प्लस दो क्लास के बीच में आप स्पेस ज़रूर लगाएंगे, तभी कंसिडर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर आता है अ क्लास नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर जस्ट लाइक अ आईडी। फिर है यूनिवर्सल सेलेक्टर। द यूनिवर्सल सेलेक्टर एस्ट्रिक बोलते हैं हम लोग इसको, सेलेक्ट ऑल HTML एलिमेंट्स ऑन द पेज। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, एस्ट्रिक सिंबल करली ब्रेसेस, इसके आगे कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल, जितने भी एलिमेंट्स हैं जिसमें कलर सेट हो सकता है और अलाइनमेंट हो सकता है, वो सब क्या हो जाए, ब्लू और सेंटर लाइन। तो अगर पेज में हेडिंग है तो हेडिंग भी इफेक्टिव होगा, पैराग्राफ है तो पैराग्राफ पे भी चेंज होगा,
स्पैन है तो स्पैन में भी चेंजेस होगा। तो एग्जांपल हम लोग यहाँ देखेंगे, सभी क्या दिखाई दे रहे हैं, ब्लू और सेंटर लाइन। कौन कौन से एलिमेंट है पता करते हैं। H1 पैराग्राफ, यहाँ पर हमने इसको एक आईडी भी रखा हुआ था, ये पैराग्राफ है और ये क्या है, डिव एलिमेंट। सभी में क्या दिखाई देता है, अलाइन सेंटर और कलर ब्लू। तो इस तरह से आप यूनिवर्सल सेलेक्टर को यूज़ कर सकते हो। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, क्या है, ग्रुपिंग सेलेक्टर। ग्रुपिंग सेलेक्टर को समझेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपको एक जैसा रिजल्ट मल्टीपल एलिमेंट पर लेना है। जैसे कि अभी इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं, हेडिंग H1, H2 और पैराग्राफ, हम तीनों पर क्या चाह रहे थे, कलर रेड और सेंटर लाइन। तो या तो एक तरीका ये है कि मैं एक क्लास बना दूं, ठीक है, और तीनों के ऊपर मैं क्लास इक्वल टू उसको पास कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर बात आई है ग्रुपिंग सेलेक्टर। वो क्लास से पर्पस तो सॉल्व होगा, लेकिन ग्रुपिंग सेलेक्टर नहीं सीख पाएंगे हम लोग। तो ग्रुपिंग सेलेक्टर के लिए क्या करना होता है, ग्रुपिंग सेलेक्टर सेलेक्ट्स ऑल HTML एलिमेंट with the same style definition. Look at the following CSS code. The H1, H2 and P elements have the same style definition. The CSS rule below will affect every HTML element on the page. ठीक है, it will be better to group the selector to minimize the code. क्योंकि देखो तीनों में अगर आप सेम ही काम ले रहे हो तो फिर अलग अलग लाइन लिख के कोड की लेंथ को क्यों बढ़ा रहे हो, क्योंकि भले से आपका आउटपुट तो आ रहा है लेकिन पेज की जो लोडिंग है वो स्लो डाउन हो रही है। तो ग्रुप सेलेक्टर सेपरेट ईच सेलेक्टर विद कोमा। तो हम क्या लिखेंगे, H1, H2, P, और तीनों के ऊपर सेम ही प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। इन दिस एग्जांपल वी हैव ग्रुप द सेलेक्टर फ्रॉम द कोड अबव। तो हमने, हाँ, तो हम HTML पढ़ कहाँ रहे हैं, हम तो CSS में आ गए। हाँ, तो ये देखो आपका वर्क कर जाएगा। तो इससे हमारा कोड भी शॉर्ट हो गया और काम भी इजी हो गया। इसीलिए तो ना HTML को बोला जाता है वेब डिजाइनिंग का फाउंडेशन। ठीक है, अब जैसे ऐसा समझो एग्जांपल के तौर पर कि भाई एक जब बिल्डिंग की बिगिनिंग होती है तो सबसे पहला क्या होता है, फाउंडेशन, यानी कि बुनियाद, नींव जो होती है वो बनाई जाती है। अब फाउंडेशन जितना बढ़िया होगा, जितना ब्रॉड हम लोग बनाएंगे, उतना बड़ा मेगा स्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं। फाउंडेशन भी बजट बचाना है, हमने 4 इंच की दीवार जमीन में से स्टार्ट की तो वो कोलैप्स होगा ही होगा, जरा सी हवा तेज आएगी वो गिर जाएगा। तो क्या होता है, हमेशा जब भी फाउंडेशन बनाया जाता है वो नीचे ब्रॉड देन ऊपर छोटा करते जाते हैं, जिससे क्या होगा, स्टेबिलिटी, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पेड़, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि जितना पुराना पेड़ होगा उसका तना नीचे सबसे मोटा होगा और ऊपर जाके पतला होता चला जाता है पिरामिड शेप में। ऐसे ही होता है ना, क्यों, क्योंकि नीचे जितना जमीन पे मजबूती से खड़ा होगा उतना बढ़िया रहेगा। अब दिल्ली NCR के पेड़ क्या होते हैं, जरा से आंधी तूफान में उखड़ के नीचे गिर जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो लगाए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, सड़क के ऊपर मट्टी डाली और पेड़ खड़ा कर दिया। वो चल तो रहा है लेकिन रूट्स तो उसको जमीन में गए ही नहीं ना, वो जमीन के ऊपर ही रखा हुआ है, हवा चलेगी गिर जाएगा। फिर लोग कहते हैं पेड़ बड़े कमजोर हैं दिल्ली के। पेड़ की गलती नहीं है, लगाने वाले की गलती है। क्यों, क्योंकि वो जमीन में नहीं पहुंचे। और एक बार एक छोटा सा पेड़ जमीन के अंदर चला जाए, तूफान क्या कुछ भी आ जाए, वो टूट जरूर जाएगा ऊपर से, लेकिन उखड़ेगा तो नहीं, जब तक वहां पर बहुत हैवी फ्लड ना आ जाए या जमीन ना कट जाए, है ना। तो वही सेम चीज़ है वेब के अंदर भी। हमारा जो फाउंडेशन है वो है HTML। HTML जितना बढ़िया लिखोगे उसको स्टाइल उतना अच्छे से फिर आप कर पाओगे। और वेब पेज लाइट या हैवी बनाना आपके ऊपर है। अब यहाँ कॉन्सेप्ट उल्टा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने भर भर के HTML के जितने भी टैग्स है सब लगा देने पेज के अंदर, नहीं, क्योंकि जितने ज़्यादा एलिमेंट होंगे उतना ज़्यादा पेज को रेंडर होने में टाइम लगेगा। जैसे एग्जांपल समझिए, पहले के टाइम में वेबसाइट बनाई जाती थी टेबल के थ्रू। टेबल को क्यों हटाया गया, टेबल TR TD यही खेलते रहते थे बैठ के, उसको रिप्लेस किया डिव ने। डिव एलिमेंट ओपन, मैटर लिखो और क्लोज। टेबल बताया नहीं तो जिसमें रो कॉलम्स होते थे। हाँ, नहीं, फिर तो मैथ वाली टेबल भी आती है। ठीक है, तो ग्रुपिंग सेलेक्टर क्लियर हो गया मैं अच्छे से। चलिए अब हाउ टू की तरफ आते हैं, हाउ टू ऐड CSS। तो 3 वेज है हमारे पास, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड इनलाइन। तो अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो व्हेन अ ब्राउजर रीड्स अ स्टाइल शीट
it will format the HTML document according to the information in the style sheet. बॉडी को आपने अगर कुछ प्रॉपर्टी दिया होगा तो बॉडी में आपके चेंज हो जाएगा इस तरह से। तो चलिए, ये हमारे पास 3 डिफरेंट वेज हैं जिसकी हेल्प से हम लोग CSS को इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो क्या है, एक्सटर्नल। क्योंकि जब आप कोई वेबसाइट बनाओगे तो सिंगल पेज की तो होती नहीं है, मल्टी पेज की होगी। अब मल्टी पेज में क्लाइंट आपसे चेंजेस करवाएगा ही करवाएगा, तो आपके लिए सबसे आसान तरीका होता है वेबसाइट को अपडेट करने का एक्सटर्नल। इंटरनल, अगर हमें कोई लैंडिंग पेज बनाना है, मतलब क्या है इसका, जैसे अरीना एनिमेशन इंडिया, ये एक वेबसाइट है। अब यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे तो भी आप सेम पेज पर ही हैं, ठीक है, कोई अलग पेज ओपन नहीं हो रहा है। इस केस में मैं इंटरनल चला सकता हूँ क्योंकि पूरी वेबसाइट एक ही पेज पर बनी है। बट एक्सटर्नल रखोगे तो उसका अपना एडवांटेज रहेगा आपके लिए। इसके बाद क्या आता है, इनलाइन। इनलाइन का मतलब क्या हुआ, अगर आपको पूरी वेबसाइट में किसी एक एलिमेंट को अपडेट करना है तब लगाते हैं इनलाइन, मल्टीपल एलिमेंट के लिए नहीं, ओनली वन HTML एलिमेंट। CSS का जो दूसरा टाइप आता है इंटरनल, उसको ध्यान रखना। अगर आपके पास 10-20 पेज की कोई वेबसाइट है, स्पेसिफिक किसी एक पेज में आपने चेंजेस करने हैं, तब हम लोग लगाते हैं क्या, इंटरनल। और एंटायर वेबसाइट को ग्लोबली आप एक जैसा चाहते हो तब हम लोग यूज करते हैं क्या, एक्सटर्नल। ठीक है, तो शुरू करेंगे एक्सटर्नल से। विद एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट यू कैन चेंज द लुक ऑफ एन एंटायर वेबसाइट बाय चेंजिंग जस्ट वन फाइल। Each HTML page must include a reference to the external style sheet file inside the link element inside the head section. So आप यहाँ head में देखेंगे हमने एक फाइल एसोसिएट की हुई है। तो क्या ध्यान रखना है, अगर आपने लिखा link element और href mystyle.css तो ये काम नहीं करेगा जब तक कि आप डॉक्यूमेंट के साथ रेलेवेंसी इसकी डिफाइन नहीं करेंगे। तो क्या है, स्टाइल शीट। जब तक आप ये नहीं लिखोगे तब तक ये स्टाइल वर्क नहीं करेगा। और ध्यान रखना, लिंक एलिमेंट क्लोज नहीं होता है, ठीक है। तो ये बस डिफाइन करा IMG टैग की तरह, दैट्स इट, खत्म। तो यहाँ पर हम हेडिंग और पैराग्राफ इन दो को अपडेट करके देखते हैं इसकी हेल्प से। तो आप यहाँ क्या नोटिस करेंगे, mystyle.css हमारे पास फाइल है, इसमें हमने क्या लिखा, बॉडी कलर और हेडिंग। क्या ध्यान रखने वाली चीज़ है, इसमें स्टाइल टैग नहीं है। ध्यान रखना, एक्सटर्नल फाइल जब CSS का क्रिएट होगा उसमें स्टाइल एलिमेंट नहीं होगा। काफ़ी स्टूडेंट ये गलती करते हैं, एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं तो स्टाइल एलिमेंट भी डाल देते हैं। सब कुछ ठीक है लेकिन काम नहीं कर रहे, क्यों, स्टाइल टैग इंटरनल के लिए बना है ना कि एक्सटर्नल के लिए, ठीक है। An external style sheet can be written in any text editor, Notepad, Notepad++, VS Code, Sublime, Coffee Cup, किसी में भी लिख सकते हो। And must be saved with a .css extension. The external .css file should not contain any HTML tag, जो अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे। So here is how the mystyle.css file looks. तो आपने एक फाइल नोटपैड में जाके बना लेना है इस तरह से, और उसके अंदर आप इस तरह से फाइल को बनाने के बाद जहाँ भी आप सेव करना चाहते हैं, जैसे हमारा बैच टाइम क्या है 12 to 1:30, तो ये अपना मंथ चल रहा है जून, टुडे 16/06/25। यहाँ जाके हम लोग mystyle.css इस तरह से अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। तो अभी तक क्या कर रहे थे, .html, अब .css फाइल एक्सटर्नल के लिए आप बना सकते हैं। क्या ध्यान रखना है, डू नॉट ऐड अ स्पेस बिटवीन द प्रॉपर्टी वैल्यू 20 पिक्सल एंड द यूनिट पिक्सल्स। px स्टैंड फॉर पिक्सल, cm स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, mm स्टैंड फॉर मिलीमीटर, in स्टैंड फॉर इंचेस। ऐसे आप कोई भी यूनिट लगा सकते हो, बट ध्यान क्या रखना है, ऐसे लिखना है, दिस इज द करेक्ट वे और ये इनकरेक्ट वे है। ऐसे लिखोगे तो काम नहीं करेगा।
अब बात करेंगे इंटरनल सीएसएस के बारे में। An internal style sheet may be used if one single HTML page has a unique style. समझ आया? वन सिंगल HTML पेज पूरी वेबसाइट में किसी एक पेज को अगर आपने बिल्कुल यूनिक बनाना है उस केस में द इंटरनल स्टाइल इज डिफाइंड इनसाइड द स्टाइल एलिमेंट इनसाइड द हेड सेक्शन लाइक दिस। ठीक है, तो हम यहाँ पर सेम वही प्रॉपर्टीज अप्लाई करके देखेंगे और इसका आउटपुट आप यहाँ देख सकते हैं। तो हमने क्या क्या प्रॉपर्टी डिफाइन की थी? हमने लिखा था हेडिंग में मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट साइड 40 पिक्सल, तो उतना गैप देखो यहाँ पर क्रिएट हुआ। आप ये सेम चीज़ इंस्पेक्ट करके भी चेक कर सकते हो यहाँ से। तो देखो ऑरेंज कलर आपको लेफ्ट साइड में ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, राइट साइड में नहीं है। तो जो ऑरेंज वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मार्जिन। अगर ग्रीन कलर का पार्ट दिखाई देता है तो वो होता है पैडिंग। फिलहाल इसमें सिर्फ और सिर्फ मार्जिन है, पैडिंग नहीं है। इनलाइन सीएसएस, ध्यान से देखिए स्टेटमेंट, एन इनलाइन स्टाइल में बी यूज टू अप्लाई अ यूनिक स्टाइल फॉर अ सिंगल एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पेज की बात नहीं है, यहाँ पेज के अंदर एक सिंगल एलिमेंट के लिए, तब आपने ट्राई करना है। टू यूज इनलाइन स्टाइल एट द स्टाइल एट्रीब्यूट टू द रेलेवेंट एलिमेंट, द स्टाइल एट्रीब्यूट कैन कंटेन एनी सीएसएस प्रॉपर्टी। जैसे हमने यहाँ डिफाइन किया, H1 में स्टाइल कलर ब्लू हो जाए, टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर हो, पैराग्राफ में वाला रेड हो जाए, तो इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हो। अब ठीक है, आपने बना लिया वेबसाइट, इनलाइन के अंदर लगाते जा रहे हो बहुत सारी जगहों पर, क्लाइंट बोलते हो रेड की जगह पिंक कर दो, तो फंस जाओगे। कितनी बार चेंज करोगे यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट में जाके, है ना? ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे। फिर आपके पास एक तरीका बचेगा, कंट्रोल F फाइंड और फिर देन रिप्लेस। हो सकता है गलती से जिसका रेड का मुझे चेंज नहीं करना था उसका हो जाए उस केस में, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो गया। इसलिए क्या तरीका सही है, या तो इंटरनल या फिर एक्सटर्नल। ठीक है, नेक्स्ट, एन इनलाइन स्टाइल loses many of the advantages of a style sheet by mixing content with presentation, so use this method sparingly. Multiple style sheet क्या हम लोग कॉल करा सकते हैं? If some properties have been defined for the same selector element in the different style sheet, the value from the last read style sheet will be used. क्या मतलब हुआ इसका? मान लीजिए मैंने एक एक्सटर्नल फाइल बनाया, उसमें मैंने एलिमेंट सेलेक्टर रखा H1 और हमने उसको कलर क्या रखा है वहाँ पर, नेवी। बट जो एक्सटर्नल फाइल है मैंने लिंक एलिमेंट की हेल्प से इंपोर्ट करा दी, जो अभी हमने ऊपर सीखा था प्रोसेस, इस तरह से। अब इसी टैग के नीचे हमने स्टाइल टैग में जाके H1 को फिर से एक नया कलर दे दिया, और कलर का हमने नेम क्या रखा है यहाँ पर, ऑरेंज। तो ध्यान रखना, H1 का कलर जो नेवी था वो रिप्लेस हो जाएगा ऑरेंज के साथ। ठीक है, सो इफ द इंटरनल स्टाइल इज डिफाइंड आफ्टर द लिंक टू द एक्सटर्नल स्टाइल शीट, द H1 एलिमेंट्स विल बी ऑरेंज। ठीक है, ट्राई करके देखेंगे इस एग्जांपल को। क्या कलर हमारे पास है, ऑरेंज कलर। ठीक है, however if the internal style is defined before the link to the external style sheet, the H1 element will be navy। जो कि कोड ने रीड किया ऑरेंज कलर, लेकिन उसको नेक्स्ट लाइन में H1 का कलर जाके क्या मिलता है, नेवी, जो कि एक्सटर्नली लिखा हुआ है, तो वो चेंज हो जाएगा। इसी प्रोसेस को बोला जाता है कैस्केड, कि कौन किस ऑर्डर में रखा हुआ है उसी ऑर्डर में रेंडर होगा। ये देखो, अब नेवी कलर हमें देखने के लिए मिलेगा। तो कैस्केडिंग ऑर्डर, व्हाट स्टाइल विल बी यूज्ड व्हेन देयर इज मोर देन वन स्टाइल स्पेसिफाइड फॉर एन HTML एलिमेंट। ऑल द स्टाइल इन अ पेज विल कैस्केड इनटू अ न्यू वर्चुअल स्टाइल शीट बाय फॉलोइंग रूल्स वेयर नंबर हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। इन लाइन, वो लिखने टाइम पे मिस्टेक हो गया होगा क्योंकि सब लिखा हुआ है। तो इनलाइन स्टाइल, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इनसाइड एन HTML एलिमेंट, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टाइल शीट, ये आपका हेड सेक्शन में होता है, और ये आपका ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट है।
So an inline style has the highest priority and will override external and internal styles and browser default. तो ध्यान रखना, इनलाइन जो होता है ना वो डायरेक्ट एलिमेंट के ऊपर होता है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर आपका कोई एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है या इंटरनल आपने कोई प्रॉपर्टी उस एलिमेंट के लिए लिखा हुआ, वो रिप्लेस कर दिया जाएगा, ओवरराइड कर दिया जाएगा। सो एग्जांपल यहाँ पर हम लोग नोटिस करेंगे, इस फाइल में हमारे पास एक एक्सटर्नल है, फिर इंटरनल है, लेकिन इनलाइन में हमने बैकग्राउंड कलर क्या डिफाइन किया, लेवेंडर। उससे पहले क्या है, लिनन, और यहाँ पर हमने डिफाइन किया था लाइट ब्लू। तो ना तो लाइट ब्लू रेंडर हो रहा है, ना ही लिनन रेंडर हो रहा है, यहाँ पर आपका लेवेंडर कलर जो है वो रेंडर हो रहा है। तो समझ में आया, एक्सटर्नल को रिप्लेस करता है इंटरनल, लेकिन कंडीशनल रिप्लेस करेगा। अगर लिंक के नीचे इंटरनल है तो एक्सटर्नल रिप्लेस होगा, अगर लिंक के ऊपर इंटरनल है तो इंटरनल को रिप्लेस कर देगा एक्सटर्नल, बट इनलाइन को कोई मतलब नहीं, कोई कहीं भी हो मैं तो हटा दूंगा सबको, ठीक है। बट दुख की बात यह कि इनलाइन का यूज होता नहीं है। कमेंट्स की बात करेंगे तो CSS कमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेड इन द ब्राउजर। HTML के भी डिस्प्ले नहीं होते हैं, हमने पढ़ा है लेस देन एक्सक्लेमेशन 2 टाइम हाइफन, ठीक है। तो HTML के कमेंट्स भी डिस्प्ले नहीं होते हैं, बट दे कैन हेल्प डॉक्यूमेंट योर सोर्स कोड। CSS कमेंट्स are used to explain the code and may help when you edit the source code at a later date. So comments are ignored by browsers. A CSS comment is placed inside the style element and start with /* और close कैसे होगा, star then /. तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर पैराग्राफ के लिए डिफाइन किया हुआ है, दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। अब मैंने जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए डाला हुआ है, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये पार्ट आपका सिर्फ कोड में रहेगा, आउटपुट में ये आपको डिस्प्ले नहीं होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, CSS के लिखे हुए जो कमेंट्स होंगे वो आपको नॉर्मल ही दिखाई देंगे। HTML के जो कमेंट्स होते हैं वो ग्रीन कलर में रिप्लेस हो जाते हैं, नोटिस किया होगा अगर आपने तो, ठीक है। तो मैं आपको डेमो दिखा भी देता हूँ ताकि क्लियरिटी रहे अच्छे से। ये देखिए, मैं जैसे हेलो वर्ल्ड को कमेंट बनाता हूं, आप नोटिस करेंगे यहाँ पर डेटा डिसेबल हो गया, लेकिन कलर क्या आ रहा है, ग्रीन, ठीक है। बट CSS के कमेंट्स में ऐसा नहीं मिलेगा आपको, तो आपको सिंबल से ही पहचानना है कि कमेंट कहाँ पर है। नेक्स्ट, यू कैन ऐड कमेंट्स वेर एवर यू वॉन्ट इन द कोड। जैसे कि मैं प्रॉपर्टी के आगे डिफाइन करो सेट टेक्स्ट कलर टू रेड, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई मैंने रेड कलर जो लिखा है, इंस्टेड ऑफ रेड मुझे क्या चाहिए, ब्लू। तो ये भी आपका कमेंट हो गया, देखो ब्लू कलर आपका रेंडर होगा। ये वाला लाइन भी आपका ऊपर वर्क करेगा जो हमने यहाँ डिफाइन किया है। तो आप किसी भी सेलेक्टर से ऊपर, इवन इन द मिडल ऑफ कोड, या wherever you want to write your comment आप चला सकते हो। Comments can also span multiple lines। अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ, यानी कि पैराग्राफ के ऊपर और एंड में मैंने मिला के क्लोज कर दिया, तो पूरा का पूरा पीस सेलेक्टर ही डिसेबल हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, HTML एंड CSS कमेंट्स। तो हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, ये HTML का कमेंट होता है लिखने का तरीका, ये CSS का तरीका है। CSS से जो कमेंट लिखने का प्रोसेस हम सीख रहे हैं, आगे जाके जितनी भी आपकी डेवलपमेंट या जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, सभी में सेम ही प्रोसेस होता है, ठीक है। HTML वाला कमेंट सिर्फ HTML के अंदर ही इफेक्टिव होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा HTML कमेंट है और ये हमारा CSS कमेंट है। बात करेंगे कलर्स, ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं HTML के अंदर। कलर्स आर स्पेसिफाइड यूजिंग प्री डिफाइंड कलर नेम्स, जैसे कि जो भी आपके 140 नेम्स हैं, या फिर RGB या हेक्स या HSL या RGBA या HSLA। इसका मतलब क्या हुआ, A स्टैंड फॉर अल्फ़ा, यानी कि अगर आपको कहीं पर ट्रांसपेरेंसी की रिक्वायरमेंट है तब आप यूज़ कर सकते हो इनको। तो कलर के नेम कुछ इस तरह से हो सकते हैं, आप आउटपुट देखेंगे सभी कलर का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग CSS की हेल्प से बैकग्राउंड कलर चेंज करें और टेक्स्ट का कलर चेंज करें। हमने क्या लिखा, बैकग्राउंड कलर डॉजर ब्लू। ध्यान रखना,
CSS में जब भी दो वर्ड का कोई कलर नेम आएगा तो उसमें स्पेस नहीं होगा, ठीक है, आपको विदाउट स्पेस नेम डिफाइन करना है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट का कलर जब वो टोमेटो से रिप्लेस करें तो हमारा कलर टोमेटो हो गया बैकग्राउंड का। ऐसे अगर आप यहाँ पर देखोगे हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, टोमेटो यहाँ पर डाउजर ब्लू करना था, यहाँ पर हमें मीडियम सी ग्रीन करना था, तो देखो कलर। तो टेक्स्ट के लिए लिखा जाता है कलर, बैकग्राउंड के लिए लिखा जाता है बैकग्राउंड डैश कलर, ठीक है, बीजी कलर नहीं, बीजी कलर चलता है उसमें HTML में, यहाँ चलेगा बैकग्राउंड कलर, ठीक है। इसी तरह से आपको कहीं बॉर्डर में कलर चेंज करना है, आप लिखेंगे बॉर्डर एलिमेंट 2 पिक्सल सॉलिड टोमेटो, इस तरह से आपके कलर चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारे आउटपुट है, देखिए सेम कलर है, आप HSL या कोड या RGB से पास करें या फिर आप टोमेटो लिख देंगे तब भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह से RGBA और HSLA इसमें हमने 50% ट्रांसपेरेंट किया है इसको, तो ये इस तरह से आपको फेडेड दिखाई देगा। बात करेंगे बैकग्राउंड। The CSS background properties are used to add background effects for elements। तो जैसे कि हमने यहाँ देखेंगे बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट, हमने यहाँ पर डिफाइन किया लाइट ब्लू, तो आपका कलर लाइट ब्लू से रिप्लेस होगा। अब आप इसमें नेम भी लिख सकते हैं, हेक्साडेसिमल कोड भी लिख सकते हैं और RGB भी ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपका सेम रिजल्ट मिलेगा। Other elements, you can set the background color for any HTML elements like heading, div, paragraph। हमने तीनों एलिमेंट को यहाँ से अलग अलग कलर ऑफर किया है, आप देख सकते हैं तीनों काम कर रहे हैं। बात करेंगे ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी की। ध्यान रखिएगा कि ओपेसिटी का यूज़ आप ना करें। ओपेसिटी का यूज़ कहाँ करना है? जहाँ पर इमेज को आपने ट्रांसपेरेंट करना हो, करेंगे तब क्या होगा वो देखिए। The opacity property specifies the opacity or transparency of an element. It can take a value from 0 यानी कि 100% transparent and 1 मतलब 100% opaque। तो the lower value the more transparent। तो यहाँ पर आप डिफाइन कर रहे हैं 0.3, बैकग्राउंड कलर है ग्रीन, तो आप यहाँ देखेंगे क्या हुआ, बैकग्राउंड तो मेरा ट्रांसपेरेंट हुआ ही, लेकिन साथ में जो लिखा हुआ एलिमेंट था वो भी आपका ट्रांसपेरेंट हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसी का रिप्लेसमेंट आता है when using the opacity property to add transparency to the background of an element, all of its child elements inherit the same transparency। This can make the text of fully transparent element hard to read, जो कि अभी हमारे साथ हुआ। यहाँ पर 10% की opacity में हम पढ़ भी नहीं पा रहे इसके अंदर, है ना। तो क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंसी यूजिंग RGBA। If you do not want to apply opacity to child elements like in our example above, use RGBA color example। The following example sets the opacity to the background color and not to the text। तो यहाँ पर आप देखोगे ये opacity के साथ रिजल्ट है और ये RGBA के साथ रिजल्ट है। तो इसमें मैटर आपका प्रॉपर विजिबल रहेगा, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होगा, यहाँ पर बैकग्राउंड अलॉन्ग विद मैटर आपका ट्रांसपेरेंट होगा। बात करेंगे इमेज के बारे में। तो जैसे कि अगर आप किसी एलिमेंट में कोई इमेज कॉल करना चाह रहे हैं तो कलर के लिए लिखते हैं बैकग्राउंड हाइफन कलर, इमेज के लिए लिखेंगे बैकग्राउंड हाइफन इमेज। तो बॉडी एलिमेंट हमारे पास, और हम एंटायर बॉडी को, जैसे कि अभी आप ये देख रहे हैं विजिबल एरिया, इसको हम लोग को इमेज अगर ऑफर करना चाह रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, URL ब्रैकेट में आपने फोल्डर का नेम और अपनी इमेज का नेम अलॉन्ग विद एक्सटेंशन यहाँ पर पास करना है। तो अभी आप यहाँ देखोगे ये हमने एक पेपर टेक्सचर पीछे कॉल किया हुआ है, तो ये क्या हो रहा है, रिपीट होते हुए आपको दिखाई दे रहा है, कुछ हार्ड एजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, वो हमने पर्पजली डाला है ताकि आपको पता चले कि जब भी कोई इमेज स्क्रीन साइज से अगर छोटा होगा, स्मॉल होगा, तो वो रिपीटेशन में जाएगा। X एक्सिस फॉर हॉरिजॉन्टल एंड Y एक्सिस फॉर वर्टिकल। हाँ बताया हुआ है, पिक्चर एलिमेंट नहीं है, बॉडी एलिमेंट के अंदर हम बैकग्राउंड इमेज डाल रहे हैं। हाँ, पिक्चर एलिमेंट तो रिपीट होता ही नहीं है। सो व्हेन यूजिंग
अ बैकग्राउंड इमेज, यूज एन इमेज दैट डज नॉट डिस्टर्ब द टेक्स्ट, यानी कि कंट्रास्ट रेशियो का हमें खास ध्यान रखना है। द बैकग्राउंड इमेज कैन ऑल्सो बी सेट फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट लाइक पी एलिमेंट। तो यहाँ पर हम लोग पेपर पैटर्न को इसमें कॉल करें तो आप देख सकते हैं पैराग्राफ में हमने इसको यहाँ पर भी कॉल किया हुआ है। अब पैराग्राफ में सिंगल लाइन है तो आपको सिंगल लाइन में रिजल्ट मिलेगा देखने के लिए। अब एक ये चीज़ आ रहा होगा भी पैराग्राफ तो यहाँ तक है तो यहाँ तक क्यों जा रहा है, क्यों? क्योंकि पैराग्राफ ब्लॉक एलिमेंट होता है और ब्लॉक एलिमेंट फुल स्क्रीन विड्थ को यूज़ करते हैं, तो भले से मैटर यहीं पर ख़त्म हो गया लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो फुल विड्थ पे रहेगा, इसलिए एज टू एज आपको ये दिखाई दे रहा है पार्ट। अब बात करेंगे रिपीटेशन की इसके अंदर। CSS बैकग्राउंड रिपीट, by default the background repeat property repeats an image both horizontal and vertical. Some images should be repeated only horizontally or vertically or they will look strange like this। तो जैसे कि हमने यहाँ पर ये ग्रेडेंट कॉल किया, ट्रांसपेरेंट ग्रेडेंट, तो जब हम इसको यहाँ पर रन करते हैं तो देख रहे हो एक हार्ड एज क्रिएट हो रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा देखने में, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को कैसे डील करोगे, हमें पता है कि भाई जो ग्रेडेंट है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, वर्टिकल ना हो। हमने यहाँ पर मेंशन किया ओनली एक्स डायरेक्शन, रिपीट एक्स, डिफॉल्ट होता है रिपीट, बोथ एक्सेस में काम करता है। तो देखो ये पेज में जेल हो गया इस तरह से, ठीक है। तो रिपीटेशन पहले जब वर्टिकल आपको दिख रहा था हॉरिजॉन्टल भी हुआ, फिर वर्टिकल भी होना स्टार्ट हुआ, तो उसको हमने एक्स की हेल्प से स्टॉप कर दिया। टू रिपीट एन इमेज वर्टिकली सेट बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी y। नेक्स्ट नो रिपीट प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे। नो रिपीट का मतलब ये हुआ कि आपका कोई भी रिपीटेशन नहीं होगा, ओनली सिंगल टाइम इमेज बैकग्राउंड में आएगा और स्टॉप हो जाएगा। तो शोइंग द बैकग्राउंड इमेज ओनली वंस इज ऑल्सो स्पेसिफाइड बाय द बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी। शो द बैकग्राउंड इमेज ओनली वंस, तो हम इस तरह से डिफाइन करेंगे और ये हमने इसका आउटपुट देखा इस तरह से। In the example above, the background image is placed in the same place as text. We want to change the position of the image so that it does not disturb the text too much. Next आता है position। हम इस text की position को, background में जो हमारे ये image है position को भी left right कर सकते हैं। आप यहाँ लिखेंगे background position right hand side में हो जाए और top में चला जाए। तो देखिए हमने पेज में जहाँ पहले लेफ्ट और टॉप था डिफ़ॉल्ट, हमने इसको राइट और टॉप में शिफ्ट कर दिया। कैसे पॉसिबल हुआ, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, तो इस तरह से चेंज किया जा सकता है। फिर आता है अटैचमेंट। बैकग्राउंड का एक और प्रॉपर्टी है अटैचमेंट। अटैचमेंट बाय डिफ़ॉल्ट होता है स्क्रॉल, हम फिक्स के साथ ट्राई करेंगे। सो the background attachment property specifies whether the background image should scroll or be fixed, will not scroll with the rest of the page। तो यहाँ पर हमने डिफाइन किया इसको फिक्स्ड, सिर्फ ये प्रॉपर्टी न्यू है इसके अंदर, बाकी प्रीवियस प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं। आप यहाँ से इसको रन करेंगे, पेज को स्क्रॉल करिए, देखिए इमेज अपनी जगह से मूव नहीं हो रहा है ना। अगर हम स्क्रॉल के साथ जाते हैं जो कि डिफ़ॉल्ट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो बैकग्राउंड स्क्रॉल के साथ मूव होगा आपका, ठीक है। ये डिफरेंस आता है। अब जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर देखी हैं बैकग्राउंड में, इमेज, रिपीट, पोजीशन, अटैचमेंट, अब 4 लाइनों में हमने अलग अलग समझ लिया, लेकिन इन सबको आप सिंगल लाइन में खत्म कर सकते हो शॉर्ट हैंड तरीके से। क्या करना होगा, ये देखिए CSS background shorthand property। To shorten the code, it is also possible to specify all the background properties in one single property. This is called a shorthand, ठीक है, property। So instead of writing this, we can write only background, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए हमने लिखा background, फर्स्ट हो गया हमारा कलर, सेकंड हो गया हमारा इमेज, थर्ड हो गया हमारा रेपिटेशन, फोर्थ हो गया हमारा पोजीशन। और ये देखिए चारों को हमने वन गो में डिफाइन किया और सेम रिजल्ट हम लोग यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपका कोड यानी कि CSS फास्ट होगा और रिजल्ट आपका जल्दी दिखाई देगा। तो क्या क्या चीज़ हम इसमें कंट्रोल कर पाएंगे, व्हेन यूजिंग द शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी द ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू। क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या आएगा, कलर, इमेज, रेपिटेशन, अटैचमेंट एंड पोजिशन। इस एग्जाम्पल में हमने जो है अटैचमेंट का यूज़ नहीं किया है, अगर होता तो रेपिटेशन के जस्ट बाद में ऐड होता, काम नहीं करेगा सही से। हाँ।
तो इसलिए फ्लो ब्रेक नहीं करना है। हाँ जी मैम। कौन सा? एक सेकेंड मैम। सचिन BC। चलिए, तो ये सीक्वेंस हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। हमारी बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज तक का पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बॉर्डर के बारे में, ठीक है।